Hey guys, this is CS Sagar Kasat. Welcome you all to next lecture of your portfolio management. सर जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कर रहे थे काफ़ी सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट्स एंड उसमें से एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट लेक्चर के लास्ट में ख़त्म करा था. दैट वाज अबाउट योर कैपिटल मार्केट लाइन. सही है क्या? याद है क्या? सब चीज़ें लिखा के भी ली थी. एंड नाउ हमने बात करी थी, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था हमने. एंड देन हमने बात करी थी कि हम इस लेक्चर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. फिर कुछ जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उसका डिस्कशन करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके. सही है क्या? सो एकदम अच्छे से ध्यान देना. सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये वाला देखिए एकदम अच्छे से. इलस्ट्रेशन नंबर 1. अच्छे से ध्यान देना, बस इधर पढ़ना, बाकी कुछ नहीं देखना है, ना बुक में देखना है ना नोटबुक पे कुछ लिखना है. बस ध्यान देना एकदम अच्छे से. हम लोग एकदम बढ़िया से इसको पढ़ेंगे. एकदम इजी इजी क्वेश्चन है आज के सेशंस में, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको. सही है. बेसिक रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन, मैट्रिक्स अप्रोच, जो जो चीजें पढ़ी है, सीएपीएम मॉडल, तो उसके बेसिस पे पूरे के पूरे क्वेश्चन है. एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन सीएपीएम मॉडल. ये आप लोग भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत इजी वाला चीज था. सही है. देखिए अभी पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. सीएपीएम इज सो इजी कि वो तुरंत समझ में आ जाता है कि यार ये सीएपीएम के बेस पे. सही है. देखिए साहब, सबसे पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सर इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आरएफ कितना है? 10%. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%. बोले सर आरएफ 10% है, मार्केट में 10% तो विदाउट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क में, जीरो रिस्क में मिल जाता है. बोले एंड मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है? अगर मार्केट में पैसा लगाए तो मार्केट में पैसा लगा के 15% मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा 5% मिलेगा बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्स्ट्रा रिस्क जो हम लोग रिस्क जो लेंगे मार्केट में लगा गया. ascertain द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का रिटर्न एसेस करिए. बोले अगर पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 10.10 सॉरी 0.10 एंड 0.30. बोल रहे साहब पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना होगा वो बताइए. अगर पोर्टफोलियो का बीटा 0.10 होता है एंड 0.30 होता है तो सो वेरी सिंपल. अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है हमारे पोर्टफोलियो पे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सीएपीएम? क्योंकि यहां पे हमारे पास डेटा है सब आरएफ का. आरएफ कितना है? 10%. आरएम कितना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, दैट इज 15%. एंड हमारा सीएपीएम मॉडल क्या बोलता है? सीएपीएम बोलता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, दैट इज व्हाट कि जितना सर मुझे आरएफ तो मिलना ही चाहिए, और आरएफ के प्लस में जितना मैं रिस्क ले रहा हूं, दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम. मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? आरएम माइनस आरएफ. बट सर ये पोर्टफोलियो का रिस्क इज नॉट इक्विवेलेंट टू मार्केट रिस्क प्रीमियम. क्यों? क्योंकि साहब मार्केट में रिस्क जो है और पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, इन दोनों में इतना रिलेशनशिप है बेटा. अगर मार्केट सर ऊपर जाता है तो पोर्टफोलियो भी जाता है, बट 0.10 टाइम्स ही जाता है ऑफ द मार्केट. एंड दैट इज द रीजन बोले हमें इस बीटा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ व्हाट? अराइविंग एट द पोर्टफोलियो का रिटर्न. क्योंकि हमें सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम नहीं चाहिए, हमें तो पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम चाहिए. और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा साहब? पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम. समझे? ये भी हम लोगों ने चीज लिखा के लिया था, सो आप लोगों को याद रहेगा. पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम. सही है क्या? तो कोई भी पोर्टफोलियो में मैं उतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना जितना आरएफ है, प्लस उस पोर्टफोलियो में जितना रिस्क है उतना प्रीमियम. समझे? तो दैट इज हाउ मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा करा तो मुझे मिल गया पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम. आरएम माइनस आरएफ सिर्फ बोलूंगा तो इसको मैं क्या बोलता हूं? मार्केट रिस्क प्रीमियम. ये वर्डिंग अच्छे से ध्यान में रख लेना. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे सर ये वर्डिंग के वजह से गेम हो जाता है. सही है. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, जहां पे मार्केट रिस्क प्रीमियम है या सर कैपिटल रिस्क मतलब पोर्टफोलियो रिस्क प्रीमियम है, इसके वजह से गड़बड़ हो जाएगा. सही है. चलो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. हमें तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया. आप लोग फटाफट से आंसर करोगे. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. आरएफ 10%, आरएम 15%. तो एज पर सीएपीएम मॉडल, एज पर सीएपीएम के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा. सही है क्या? तो करो कैलकुलेशन आप. पहला सिनारियो लेते हैं. इफ बीटा इज इक्वल टू 0.10 देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आरएफ कितना है? गिवन इंफॉर्मेशन 10%,
प्लस मार्केट का रिटर्न 15% माइनस 10%। मार्केट में 5% रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, बट ये कितने टाइम्स, पोर्टफोलियो सिर्फ 0.10 टाइम्स उसके रिस्क ही है, तो 0.10 टाइम्स ही प्रीमियम देगा ना पोर्टफोलियो हमें। तो सर 10 प्लस 5 इंटू 0.10 माने सर 10.5%, 10.5%। लॉजिकल सेम, एकदम सिंपल चीज। सेकंड, मेरे साथ ही सॉल्व करना था ये क्वेश्चन आपने अभी। 0.10, 0.30 अगर किया नहीं रहेगा तो फटाफट से सॉल्व कर दो, बहुत ईजी है। अगर इधर दिक्कत आ रही तो प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज, समझे क्या? सही है ना, एकदम इजी है ये। 15% माइनस 10%, 5% का मार्केट रिस्क प्रीमियम मिलता साहब, पर अभी पोर्टफोलियो 0.3 टाइम्स क्या है सर, 30% रिस्क है पोर्टफोलियो में। सॉरी परसेंटेज नहीं लिखना है, वो 0.3 टाइम्स ना, तो कितना होगा सर 11.5%। एकदम इजी, कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल नहीं होगा इसमें। सही है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन, बस खत्म। यही तो पूछा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो निकालो, बोले ईआरपी निकालो। और ईआरपी का तो फॉर्मूला एज पर सीएपीएम हमें पता है, जितना मार्केट में मिल रहा है आरएफ पे, रिस्क फ्री पे, प्लस प्रीमियम मिलना चाहिए कुछ, और प्रीमियम मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है उस बेसिस पे। तो पोर्टफोलियो का कौन सा रिस्क कंसिडर करें, सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि बीटा दिया है ना क्वेश्चन में। सर यहाँ पर क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं कि सर ये बीटा मतलब सीएपीएम यूज करना है। भाई जब बीटा दिया, जब आरएफ दिया, जब आरएम दिया, तो और क्या बचा तेरी जिंदगी में, सिर्फ सीएपीएम ही तो है जो यूज कर पाएगा इन चीजों को। सर कैपिटल मार्केट थ्योरी भी तो था जहाँ पे सीएमएल लिया था, और वहां पे हमने इक्वेशन में सिग्मा एम एंड सिग्मा पी लिया था। भैया सिग्मा एम सिग्मा पी इज द टोटल रिस्क, बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क, याद है क्या? एंड जब मैं सीएपीएम बोलूं तो वो जब बीटा को कंसीडर कर रहा है तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ले रहा है। कैपिटल मार्केट लाइन में वही से तो एंगल तो वही है ना, एंगल तो वही है, बट कैपिटल मार्केट लाइन में क्या कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट लाइन में टोटल रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं। एंड वो रिस्क के बेसिस पे सर क्या कर रहे हैं, हम पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन निकाल रहे हैं, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका, और यहाँ पे कोई रिलेवेंस मत करना। समझ गए? क्लियर विद दिस? दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना। सो व्हाट यू कैन डू गाइस, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। जैसे भी इलिस्ट्रेशंस के ना आपके मॉडल में क्या करने का आपने कि इलिस्ट्रेशन 1 ना तो यहाँ पे लिख के रख देने का, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है बोलना, ये जो भी आपको जैसा भी लगता है लेवल उस बेसिस पे, तो सिंपल ही है ना, ये तो सिंपल ही लगेगा आपको, तो सिंपल है साहब। एंड इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे ना सिंपल डिवाइडेड बाय ऐसे कर दो, सिंपल एंड लाइन करके एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन हो रहा है, ईआरपी कैलकुलेशन डैश सीएपीएम, बस इतना लिखा ना तो रिवीजन के टाइम आपको इमीडिएटली पिकअप हो जाएगा भाई इलिस्ट्रेशन 1 में कुछ नहीं है, फालतू है, ईआरपी निकालना पड़ता है सीएपीएम के हिसाब से, तो याद कर लिए ईआरपी, फटाफट से देख लिया, खत्म, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको। समझ रहे हो क्या? सो दिस इज हाउ योर रिवीजन विल बिकम मोर स्ट्रेटेजाइज्ड। इस हिसाब से करना एकदम अच्छे से, सिंपल क्या स्टार मार्किंग जैसे देना है वैसे दे दो, बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि सर मुझे कहां पे फोकस करना है। सो दिस इज टू योर कैटेगराइज द एंटायर क्वेश्चंस, कैटेगराइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, उस बेसिस के लिए सर हम लोग ये चीज कर रहे हैं। आर यू गाइस क्लियर क्या? चलो एकदम अच्छे से क्लियर है, परफेक्ट। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपका। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे मूव कर रहा हूं आगे, आइए मेरे साथ। सही है, सिक्वेंशियल नहीं जा रहा है, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से काफी, तो इसलिए हो रहा है ये, समझे? ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उस बेसिस पे जाऊंगा मैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए मेरे साथ। सुबो करके कौन है पता नहीं, उसने इन्वेस्ट करा है, सुबो हैज इन्वेस्टेड इन 4 सिक्योरिटीज MNOP, द पर्टिकुलर्स ऑफ व्हिच आर फॉलोज। भैया उस 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें MNOP, उसके डिटेल्स दिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए, M में 1,25,000, 1,50,000, 80,000 एंड 145, 125, 150, 80 एंड 145। बीटा दिया है ऑफ एवरी सिक्योरिटी, बीटा सिक्योरिटी बीटा M 0.60, N का बीटा है 1.5, O का है 0.90 एंड P का है 1.3। ठीक है, इफ RBI बॉन्ड्स कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, गाइज क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि सर आरबीआई का बॉन्ड 8% का इंटरेस्ट देता है, 8% का इंटरेस्ट देता है, निफ्टी यील्ड्स 14%, निफ्टी 14% देता है। सो गाइस क्या फायदा इसका, आरबीआई बॉन्ड का 8%, निफ्टी का 14%, थोड़ा सोचे ना 2 मिनट के लिए, यही सोचने वाली बस इस क्वेश्चन में बात है, बाकी कुछ नहीं है, काफी इजी है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो,
ईआरपी निकालने को बोले, अगेन सर हमारे पास बीटा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो पता है, तो सर वेटेज निकल जाएगा। यहाँ पे तो सर सिंपल सी बात थी, एक ही सिक्योरिटी था तो डायरेक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करी थी, आरएफ आरएम पोर्टफोलियो का कितना है, सॉरी आरएफ एंड आरएम कितना है, उसके बाद में बीटा दे दिया डायरेक्ट पोर्टफोलियो का। बट नाउ दे हैव गिवन कि पोर्टफोलियो में हमारे पास सिक्योरिटीज है, तो वी डोंट हैव द पोर्टफोलियो बीटा, वी हैव द सिक्योरिटी बीटा। तो इस सिक्योरिटी बीटा को अगर पोर्टफोलियो बीटा में कैलकुलेट करना तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करके हमें पोर्टफोलियो का बीटा मिलेगा, एंड फिर वो पोर्टफोलियो के बीटा के बेसिस पे सीएपीएम यूज कर पाएंगे, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। बट सर आरएफ एंड आरएम कहां पे है, तो साहब पढ़ो ये 8% एंड 14% में से कौन सा आरएफ है कौन सा आरएम है। भैया जब आरबीआई बॉन्ड बोल रहे मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो साहब रिस्क है क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड है मतलब ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। या ऑलमोस्ट वर्ड क्यों याद करा, बिकॉज आजकल तो गवर्नमेंट का बॉन्ड का भी भरोसा नहीं, आजकल कोई भी सिक्योरिटी का भरोसा नहीं ना साहब, तो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। बट सर फाइनेंस में तो इसी को तो आरएफ कंसिडर करते हैं, तो ये मेरा 8% क्या हुआ आरएफ, सर तो बचा हुआ आरएम रहेगा। अरे बट बचा हुआ क्यों बोलना है तुझे ना निफ्टी यील्ड कर रहा है, निफ्टी क्या है सर, निफ्टी तो इंडेक्स है। अरे भैया अपन इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स पूरे के पूरे मार्केट के जो टॉप सिक्योरिटीज है उनको इंडिकेट करता है। जब मैं निफ्टी 50 बोलूं तो वो मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स के 50 टॉप सिक्योरिटीज को लेके आता है एंड साथ में एक वैल्यू जनरेट करा के देता है। तो निफ्टी 50 इज द मार्केट इंडिकेटर, निफ्टी 50 स्टॉक्स का इंडिकेटर है, तो इट इज डीम्ड टू बी द मार्केट इंडिकेटर ना। पूरा मार्केट कैसे चल रहा है वो निफ्टी के बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं। सेंसेक्स 900 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर गया, साहब ये जो पॉइंट्स ऊपर गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है। भले ही जरूरी है उस निफ्टी 50 के 50 सिक्योरिटीज ऊपर जा रहे हैं, नो जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ नीचे भी जाओ, बट शायद जो ऊपर जा रहे हैं वो उसके बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन ओवरऑल नेट इंपैक्ट इज ऊपर वाला। तो हम लोग तो उस सिक्योरिटीज को थोड़ी ना देखेंगे जो नीचे जा रहा है, हम अगर हमें तो अगर मार्केट के एंगल से देखना है तो हम बोलेंगे भाई निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, सही है ना, ऐसे ही बात होती है। तो साहब निफ्टी 50 क्या बोलता है, मार्केट इंडिकेटर। तो सर ये 14% अगर निफ्टी 50 में मिल रहा है माने ये मार्केट रिटर्न मिल रहा है, तो आरएम कितना बना मेरा 14%, वेरी इजी। तो बीटा दिया हमें सिक्योरिटीज का, शेयर्स का बीटा दिया एमएनओपी का, उसका वेटेड बीटा निकालेंगे पोर्टफोलियो के लिए। सेकंड चीज आरएफ है आरएम है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो तो मिल जाएगा, काफी इजी है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सिर्फ यही पे क्वेश्चन नहीं रुक रहा। इफ द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ओ, जो सिक्योरिटी ओ में पैसा लगाया है, इज रिप्लेस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन द आरबीआई बॉन्ड। बोले अगर जो ओ में पैसा लगाया वहां से निकाल के अगर हम आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो का बीटा कितना चेंज होगा, एंड उसके बाद में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना चेंज होगा। सिंपल सी बात है सर, अगर पहले हम लोग निकाले बेटा कंसीडरिंग वो, तो सर ये 0.90 आएगा, समझे। उसके बाद में मैंने बोलना सर मैंने इधर का पैसा निकाल के मैं आरएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा तो एक तो पहले ही चीज मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो गया 8%, सही है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो जाएगा ना, एंड बिकॉज ऑफ कंपोजिशन चेंज हुआ ओवरऑल वेटेड एवरेज बीटा चेंज हो जाएगा, एंड वेटेड एवरेज बीटा चेंज हो गया माने सर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज पोर्टफोलियो का बीटा चेंज हो जाएगा ना। नाउ द बीटा वुड नॉट बी दैट मच हायर, समझे क्या, यहाँ पे 0.90 दिया है, समझ रहे हो क्या। तो सर हमें देखना पड़ेगा बेसिकली कि जब मैं ओ का पैसा निकाल के आरएफ में लगा रहा हूं तो मेरा वेटेड बीटा चेंज होगा, वेटेज मतलब पोर्टफोलियो बीटा चेंज होने की वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो भी चेंज होगा, ईआरपी भी चेंज होगा, सही है। सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, समझे। एक्सप्लेन कर दिया हूं आरएफ आरएम क्या है। नाउ आई रिकमेंड यू कि सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सर हमें तो ये नहीं पता पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालेंगे, भैया पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करो, दूसरा वाला चलो छोड़ दो। पहले में जो दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न वहां पे तो वेटेड एवरेज करना, एमएनओपी तो वेटेड एवरेज करो, कुछ नहीं है, बाकी एकदम सिंपल है वहां पे, सही है क्या। कर लोगे भैया, प्लीज प्लीज करो ना, प्लीज करो। एंड वीडियो को पॉज कर लेना तुरंत, वीडियो को पॉज कर लेना एंड कैलकुलेशन कर लेना, फिर मैं बताऊंगा तो वैसे चेक कर लेना बाद में अपने कैलकुलेशन के साथ। एंड यहाँ पे प्लीज जेन्युइनिटी से वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करो, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जेन्युइन रहना प्लीज, तभी फायदा होने वाला सब लोगों को।
चाहे तो आप लोग रफ कैलकुलेशन करते जाओ ना, ऐसे बोलते समय मैं कितने बार बोला हूं, रफ कैलकुलेशन करो किसी पेपर पे, रफ पेजेस पे, एंड देन मैं जब लिखा के दूंगा तब मेरे साथ लिखना फेयर कैलकुलेशन, ताकि आपके नोटबुक में भी सर ज्यादा खिचड़ी नहीं होगी। सही है, तो रफ करके आंसर लगाओ, थॉट प्रोसेस बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलो करिए प्लीज। कर लिया क्या रे? पॉज करने को बोला था, अगर अभी भी नहीं किया होगा तो करना प्लीज। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी आंसर। सबसे पहला चीज, कैलकुलेशन ऑफ द वेटेड बीटा, माने कौन सा? पोर्टफोलियो बीटा। तो पहला आंसर दे दो, आंसर में पहला नंबर। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। सर इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? सिंपल है ना, बीटा का सिंबल बीटा पी, समझे? यू कैन इंडिकेट लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा कैसे? वेटेड एवरेज। सिंपल है ना, वेटेड एवरेज से निकालेंगे, और क्या निकालेंगे। सही है, करो फिर फटाफट से। एम एन ओ पी, कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ बढ़िया से। सिक्योरिटी का पहला, उसके बाद में सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट करा, वो इन्वेस्टमेंट का आएगा, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के बेसिस पे वेट्स निकालेंगे। फिर वेट्स आया, उसके बाद में इंडिविजुअल सिक्योरिटी बीटा आया, एंड देन वेटेड बीटा। सही है, सिंपल है, प्लीज करो फिर। ठीक है, एम एन ओ पी, चार सिक्योरिटीज थे। एम एन ओ पी, एम का इन्वेस्टमेंट कितना था? 1.25, 1.50, 80 एंड 1.45। 1.25, 1.50, 80,000, 45,000, 45,000। ओ माय गॉड। वेट्स निकालो इसके टोटल करके, टोटल कितना होगा? 1.25, 2.75, 275, 275, 280, 320, 320, 4 लाख रुपीज, 4 लाख। सो 125/4 लाख, 0.3125। नेक्स्ट 150/400, 0.375। देन 80/400, 0.20। बचा कितना रे? 45/400, 0.1125। ठीक है, सबका टोटल 1 आएगा। प्लीज ये कैलकुलेटर पे करते बेटे तो जिंदगी बर्बाद है। इसका टोटल कौन करेगा रे वेट्स का, समझ रहे हो क्या? सिक्योरिटी बेटा वो तो दिया हुआ है ना, 0.60, 1.5, 0.90, 0.60, 1.5, 0.90, एंड उसके बाद में 1.30। वेरी इजी। यहाँ पे टोटल लेने की जरूरत है क्या? प्लीज ऐसा गलती मत करना। एंड देन वेट का कैलकुलेशन कर लो, 0.3125 इंटू 0.60, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, वेटेड एवरेज बेटा लेना है तो 0.3125 इंटू 0.6, 0.1875। उसके बाद में 1.5 इंटू 0.375, 0.5625, 0.9 इंटू 0.2, 0.18, 18, एंड उसके बाद में 1.3 इंटू 0.1125, 0.1463। राउंड ऑफ कर सकते हो अप टू 4 डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है।
0.1463 प्लस 0.18 प्लस 0.5625 प्लस 0.1875 1.076463 1.0763 ठीक है 1.0763 सही है क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। अरे मैंने झोल कर दिया, मैंने यहाँ पे 1,45,000 लेना था ना, तो वेट सी गड़बड़ हो गए मेरे। 1,45,000 की जगह 45 लिया, ठीक है सॉरी। तो रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ बस, अभी फिर से कैलकुलेट नहीं करते बैठूंगा। 0.25 0.30 0.16 0.29। एक तो रिकॉर्डेड होने के वजह से गलतियां पता नहीं चलती ना मुझे मेरी तुरंत, इसीलिए कंपेयर करना पड़ता है ना मॉड्यूल से, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। चलो तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा साहब? हम लोगों ने 0.15 0.45 मॉड्यूल से कॉपी कर रहा हूँ। अगर मॉड्यूल में भी गलती है तो भाई आप लोग रिजॉल्व कर लेना, मतलब आप लोग करेक्ट कर लेना एंड मुझे टेक्स्ट भी कर देना कि यहाँ पे गलती, सो मैं मेरे इसमें रेक्टिफाई कर लूँगा। बिकॉज ये ऐसा नहीं है ना पार्ट की जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। 1.121 शुड बी योर बीटा। पोर्टफोलियो बीटा कितना आएगा रे? वेटेड एवरेज 1.121। सो पोर्टफोलियो बीटा इज 1.121। So based on above, based on this, as per CAPM, expected return of portfolio, expected return on portfolio, that is ERP, is equal to RF plus RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, RF कितना था? 8% एंड RM 14%। पोर्टफोलियो बीटा कितना आया? 1.121। इजी। सो 8 इंटू 6, 8 14 माइनस 8 6 6 इंटू 1.121 1.121 इंटू 6 प्लस 8%, तो 14.73% अप्रोक्सीमेटली। प्लीज अप्रोक्सीमेटली बोलना जरूरी है क्योंकि हम लोग एक तो राउंड ऑफ कर रहे हैं, सही है। एंड वैसे भी एक्सपेक्टेशन है, सो इतना एक्यूरेसी लेवल तो एनीवेज होने नहीं वाला, समझे? तो 14.73%। ठीक है क्या? क्लियर विद दिस? तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो गया पहला वाला। अभी तो काफी इजी है, ये तो काफी इजी था ना, वेटेड एवरेज करना था, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट वो बोल रहे कि अगर इस इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है इसमें सिक्योरिटी को रिप्लेस करे बाय आरबीआई बॉन्ड, तो मतलब मैं आरएफ को ले रहा हूं तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी ले रहा हूं, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द पोर्टफोलियो बीटा? तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बीटा में चेंज होगा। सर क्यों चेंज होगा? कितना पोर्टफोलियो बीटा आएगा? भैया सिर्फ इतना रिप्लेस करना पड़ेगा, ओ के जगह पे मैंने आरएफ लेना है। अगर मैं आरएफ लूं तो मुझे बोलना आरएफ एंड मार्केट के बीच में क्या सर रिलेशन रहेगा? कुछ नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है आरएफ? क्योंकि सर आरएफ यहां पे क्या दिया, आरएफ यहां पे क्या दिया वो मैटर करता ना। आरएफ दिया बोले आरबीआई बॉन्ड, एंड आरबीआई बॉन्ड इज द फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट है भैया, मतलब ये 8% मतलब 8% देने ही वाला फॉर श्योर है। अगर 8% फॉर श्योर देने वाला है तो मेरा बीटा से क्या फर्क पड़ने वाला? मार्केट 10% से ऊपर जाओ नहीं तक 10% से नीचे जाओ, या 8 का 8 ही रहने वाला, बिकॉज दिस इज रिस्क फ्री, दिस इज रिस्क फ्री, दिस इज मिनिमम विच व्हाट वी विल गेट इन द मार्केट, जितना हमें फॉर श्योर मिलने वाला है, दैट इज व्हाट यूर 8% ना। तो भैया इसका और मार्केट का तो कोई रिलेशन नहीं, तो आरएफ एंड मार्केट का, आरएफ का बीटा कितना रहेगा हमेशा? सर नो रिलेशन, नो बीटा, जीरो, जीरो बीटा ना। ये चीज ध्यान में रखना प्लीज, 1 मत लेना। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये क्या इमीडिएटली उतना ही ऊपर जा रहा है? भाई ये ऊपर नहीं जा रहा ना नीचे जा रहा है, जितना ही है
8% था पहले भी, अभी भी 8% है। आरबीआई बॉन्ड 8% दिया, बस खत्म। जब तक वो बॉन्ड रियलाइज नहीं होता तब तक 8% मिलते रहेगा हर साल। फिर मार्केट में कोविड आ जाए, नहीं तो कुछ भी हो जाए साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8% का 8% मिलना तय है, दैट्स इट। समझे ना, इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड है, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई बीटा विल बी जीरो। तो जीरो बीटा को रिप्लेस कर दो, सिर्फ ओ के जगह पे आरएफ लोगे, आरबीआई का बॉन्ड लोगे, एंड बीटा 0.90 के जगह पे जीरो लोगे। वेटेड बीटा कैलकुलेट करोगे फिर से, एंड सेम वे से आप लोग ये कैलकुलेट करोगे। फटाफट से करना वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं किया होगा पहले तो, ठीक है। तो सेम वे का कैलकुलेशन है, जस्ट रिप्लेस करेंगे हम लोग किसको, विद दिस पर्टिकुलर आरबीआई बॉन्ड। तो सिक्योरिटी अभी ना थोड़ा फटाफट लिखता हूं, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट वेट बीटा वेटेड बीटा। ओ के जगह आरबीआई बॉन्ड लेना प्लीज, एंड पी वो बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेगी, 1.25 1.50 1.25 1.50। बॉन्ड का अमाउंट भी उतना ही रहेगा, बिकॉज वो बोले पूरा की पूरा यहां से निकाल के वहां पे डाल दिए। देखो पढ़ो फिर भी से सेंटेंस को, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी ओ इज रिप्लेस्ड, ऐसा थोड़ी बोले कि 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट 30%, नहीं ना। तो अगर बोले कि पूरा की पूरा सिक्योरिटी वो रिप्लेस कर दिए तो फिर 100% रिप्लेस हो जाएगा। तो आरबीआई बॉन्ड सर अगर परसेंटेज वाइज बोलते तो कोई नहीं, जितना परसेंटेज है वो 50% अगर रिप्लेस करते तो 50% ओ में रहने देते, 50% आरबीआई बॉन्ड में लेते, तो 5 चीजें बन जाती। समझे, तो वो दिक्कत नहीं होने देना प्लीज। 145, बाकी कैलकुलेशन 0.25 0.30 0.16, एंड नेक्स्ट वन 0.29। बीटा लेना वैसे के वैसे 0.6 1.5, सिर्फ आरबीआई बॉन्ड का चेंज करना 0.6, यहाँ पे जीरो बीटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इतना ही बस चेंज है, बाकी कुछ ही चेंज नहीं है, बाकी एग्जैक्टली सेम वे है सॉल्व करने के लिए। 1.3 वेटेड बीटा कितना बनेगा रे, 0.6, या ऊपर कितना बना था तीनों की कैलकुलेशन, 0.15 0.45 0.377, ये तो जीरो ही बनने वाला, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो 0.15 प्लस 0.45 प्लस 0.377 0.977, ठीक है। तो निकालो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, यहाँ पे नाम दे देना पोर्टफोलियो बेटा, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बेटा, ठीक है। एंड रिवीजन किससे करा है, रिप्लेसमेंट करा है, ओ को, ओ के जगह पे आरबीआई बॉन्ड लिया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन अबव ERP इज इक्वल टू अगेन RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF कितना है रे, 8 एंड 14 था ना, यस। .977 करना है कैलकुलेशन, आपका आंसर बनना जाना चाहिए, कितना आएगा इसका आंसर, 13.862%, 13.862% शुड बी आंसर। मैंने मॉडल से कॉपी करा है, बिकॉज ये कैलकुलेशन थोड़ी ना करने के लायक है, फाइनल में हो रहा है यार, आप प्लीज आपने करना जरूरी है, बट चलो जिसका नहीं हुआ उतने कर लो, मैं एक बार तब तक देख लेता हूँ क्रॉस कैलकुलेट करके। 13.862, ठीक है। कभी कभी यहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन, काफी इजी अगेन। तो यहाँ पे प्लीज लिख दोगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है आरबीआई बॉन्ड, विच इज वेरी बेसिक थिंग, एंड अभी आपको समझ गए तो आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये स्पेशल पॉइंट नहीं है कुछ बताने के लिए, मतलब लिखने के लिए, समझ रहे हो क्या। तो बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग बस यहाँ पे लिख देना, सिंपल क्वेश्चन है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ईआरपी कैलकुलेट कर रहे हैं,
ईआरपी कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज लिखना, बीटा ऑफ द आरएफ सिक्योरिटी should be always 0, should be always 0 since that is the fixed return. Example, FD इंटरेस्ट रेट। सर आइडियली हम लोग है ना बॉन्ड का ही रेट लेते हैं, एफडी इंटरेस्ट रेट भी तो मार्केट के वजह से, इसके वजह से चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आइडियली क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड का, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का रेट लेते हैं एज अ आरएफ। लॉन्ग टर्म बॉन्ड का रेट लेते हैं, समझे क्या, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। बट ये बॉन्ड भी गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो, ये जरूरी है, रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड रेट। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड रेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट बॉन्ड रेट। तो मार्केट में कुछ भी हो जाए फिर उस लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट का बॉन्ड का रेट पहले जो डिक्लेयर करा वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बेटा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पोर्टफोलियो पे, सो दैट्स वाई शुड बी 0। इतना बस पॉइंट लिख लो। एंड फिर अभी चलो भैया आगे, इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मेरे साथ एकदम अच्छे से सॉल्व करोगे, पढ़ोगे पहले तो एंड फिर सॉल्व करोगे आप लोग, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, तो बोल देता हूँ पहले ही लिख लो चाहे तो, सिंपल है ये भी। ईआरपी कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल के। मैंने पहले लिख के नहीं देना चाहिए था, बट चलो ठीक है, अभी दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना, इजी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा, सही है। देखिए, स्टॉक पी एंड क्यू हैव द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रिटर्न्स। हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिए, हम लोग करें सेम क्वेश्चंस। स्टॉक पी का रिटर्न दिया है 2009 से लेके 2013 तक, निगेटिव 12.24%। कैसे निकाला होगा रही, 2008 का क्लोजिंग प्राइस लिए रहेंगे और यहाँ का क्लोजिंग प्राइस लिए, दोनों का बीच में का डिफरेंस लिए, प्लस अगर डिविडेंड कुछ मिला तो वो लिए, एंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस जो था वो लिए, मतलब 2008 का क्लोजिंग प्राइस लिए। तो उस बेसिस पे इन लोगों ने रिटर्न निकाले, एग्जैक्टली सेम चीज। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस, करंट ईयर क्लोजिंग प्राइस माइनस करंट ईयर ओपनिंग प्राइस माने प्रीवियस ईयर क्लोजिंग प्राइस, प्लस डिविडेंड माने कैपिटल गेन तो लिया प्लस डिविडेंड भी ले लिया, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग या करंट ईयर ओपनिंग कुछ भी बोलो, तो वो लेके आपको मिल जाएगा ये परसेंटेज इंटू 100 करेंगे तो सही है। तो माइनस 12.24, 2010 में 23.68, 2011 में 34, ऐसे ही आगे बढ़ता गया। पी का रिटर्न दिया, क्यू का भी रिटर्न दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच स्टॉक। हर स्टॉक का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ड्यूरिंग द पीरियड 2009 to 13। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी, मतलब कितना क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हम लोगों को मीन निकालने को बोल रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न माने क्या, मीन निकालो ना भैया, सिंपल सी बात है, मीन निकालो। बट सर हम लोगों को तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं कि कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें, तो भैया मीन निकाले तो वेटेड एवरेज निकालेंगे, बट वेट दिया ही नहीं ना। देखो आगे दिया है, assume that someone held a portfolio consisting of 50% of the stock P and 50% of the stock Q। बट भैया ये मीन कब लगेगा, ये मीन कब लगेगा, ये तो सिंपल मीन हुआ हमारा। ये सिंपल मीन के लिए तो कुछ नहीं है, सबका टोटल डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई एन, समेशन ऑफ रिटर्न ना, समेशन ऑफ रिटर्न, समझे क्या, समेशन ऑफ आर एक्स डिवाइडेड बाई एन, दिस इज व्हाट आवर मीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला की क्या जरूरत है, वो तो एकदम सिंपल है ना समझने के लिए भी, तो वो तो सिंपल मीन निकल जाएगा हमारा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फिर बोले कि अगर तुम्हारे पास वेट दे दी हम लोगों ने 50-50% इन्वेस्ट करा, तो फिर ठीक है, इसका जो बनेगा आरपी, अभी इसका क्या रिटर्न बनेगा, इसका जो आरपी, इसको 0.5 का वेट दो,
इसका आर क्यू, इसको 0.5 का वेट दो एंड दोनों का कैलकुलेशन करो, पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा। समझे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो एजम्पशन दे दिया उन लोगों ने वेटेज का 50-50%। व्हाट वुड हैव बीन द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, वही तो निकाले, 0.5 इंटू आर ए पी प्लस 0.5 इंटू आर क्यू इन ईच ईयर फ्रॉम 2009 टू 2013। हर साल का बोल रहे हैं, हर साल का बोल रहे हैं, तो हर साल का यहाँ पे 0.5 करते जाना है, हर साल का वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा अलग अलग से। व्हाट वुड बी द एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, ये एवरेज रिटर्न के लिए डायरेक्टली जो एवरेज रिटर्न लिए ना, एवरेज रिटर्न आरपी इंटू 0.5 प्लस आर क्यू इंटू 0.5, ये हुआ एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। यहां पे जो वर्डिंग यूज करा था दैट वाज द रियलाइज्ड रिटर्न। रियलाइज मतलब एक्चुअल में कितना हुआ, तो एक्चुअल तो ये दिया है हर साल का, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, वेटेज निकाल लो, तो एक्चुअल में मिल जाएगा कितना आया है। समझे, एंड यहाँ पे बोले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। यू मे एज्यूम दैट द ईयर एंडेड 31 मार्च, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो वेरी इजी क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, एकदम 100% कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्व करो, जेन्युइनिटी के साथ, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखने जा रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ, आप लोगों ने सॉल्व करना है एकदम अच्छे से पहले तो, एंड फटाफट से रफ कैलकुलेशन करके करना है। आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो डायरेक्ट नोटबुक में किया तो भी चल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले तो रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने, नहीं सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। 3 क्वेश्चन दिए हम लोगों को, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक भी तो दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक्स, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोले निकालने को, सिंपल सी बात है, टेबल बना दो एक बढ़िया सा, ईयर लो, उसके बाद में रिटर्न ऑफ स्टॉक पी, तो रिटर्न ऑफ स्टॉक पी, रिटर्न ऑफ स्टॉक क्यू, सब परसेंटेज में दिए क्या, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, एज्यूम टू बी इन परसेंटेज, ऑब्वियस है परसेंटेज में ही दिया रहना चाहिए, समझे, ठीक है। चलो ईयर देख लो, 2009, 2010, 11, 12, 13, पी का रिटर्न देखो, -12.24, 23.68, 34.3, 34.44, 5.82, एंड उसके बाद में आएगा 28.30। टोटल करो इसके, टोटल एंड एवरेज, टोटल आ गया, एवरेज आ जाएगा, सेम चीज फॉर क्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए मैंने, बट चलो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है साहब, तो इसलिए 25.55। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, जितना दिक्कत लग रहा होगा आपको उतना इजी चैप्टर है। 2.20 बस समझ लेना कॉन्सेप्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। इसका टोटल करना, पहले का टोटल करूं, 23.68 प्लस 34.44 प्लस 5.82 प्लस 28.3 माइनस 12.24, ये बन रहा है एग्जैक्ट 80/5, n इज इक्वल टू 5, गड़बड़ मत करना, 80/5 16%। नेक्स्ट 25.55, 44.09 प्लस 2.2 प्लस 20.16 माइनस 7, 85 डिवाइडेड बाई 5, 17%, ठीक है। ये सब परसेंटेज में लिया हम लोगों ने परसेंटेज, तो ये मेरा बन जाएगा पूरा की पूरा कैलकुलेशन, ठीक है क्या। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोल देता हूँ विद द टोटल,
समेशन ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाई एन, समझे, कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, अगर फॉर्मूला वाइज कोई बंदा जा रहा है तो चलो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक तो मेरा कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में क्या करे साहब, पोर्टफोलियो में हमें दिया है 50%, 50%, तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लो। पोर्टफोलियो का रियलाइज रिटर्न निकालने को बोले हर साल का अलग, एंड एवरेज रिटर्न भी निकालने को बोले हर साल का अलग। सेकंड कैलकुलेशन कर लो, पोर्टफोलियो का रियलाइज रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एवरी ईयर, बहुत इजी है। ईयर्स लो, ठीक है, उसके बाद में रिटर्न ऑन पी ले लो, उसका वेट ऑफ पी ले लो, रिटर्न ऑन क्यू ले लो, दिमाग से कॉलम्स बनाओ ना, एंड ये फाइनल बन जाएगा आर पी इंटू वेट पी प्लस आर क्यू इंटू वेट क्यू। ये फाइनल रियलाइज रिटर्न का फॉर्मूला। यही तो बनेगा। ठीक है, तो 2008 9 10 11, नहीं 9 10 11 12 13, आरपी कितना था, अभी फिर से ये सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो थोड़ा है ना शॉर्टकट यूज कर लूँ क्या, वाह, मजा आता है ना शॉर्टकट यूज करते समय। आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने करना पड़ेगा। वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही मैं इधर भी कर लूंगा। चलो साहब, कभी तो शॉर्टकट यूज करा है यार, अच्छी बात है। मजा आ गया ना। और सब जगह, सब जगह पे 0.5 0.5, हर साल 0.5 का ही वेट है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब और शॉर्टकट नहीं, अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो आप लोग, क्या जिंदगी में है प्रॉब्लम, कर लो कैलकुलेट, डायरेक्ट फाइनल आंसर 24 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 नेगेटिव 9.62%, समझे। नेक्स्ट 23.6 8.5 11.84, एम प्लस का फॉर्मूला यूज कर लेना 24.62। वैसे ही अगले आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, एज्यूमिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल में सही है, नहीं रहेंगे तो ये बचपन के कैलकुलेशन है, बच्चों का कैलकुलेशन ही आप लोग रेक्टिफाई कर लोगे। अगर अगले 3 आंसर मॉडल में गलत हो तो कभी प्रिंटिंग मिस्टेक के वजह से बोल रहा, इज्जत मत निकालना, इंस्टीट्यूट को कुछ आता नहीं भाई, ह्यूमन एरर से हर जगह पॉसिबल है। 9.62 82.51 82.51%, ठीक है क्या। रियलाइज रिटर्न का सबका टोटल बने साहब 82.51, तो ये लोग बोल दिए कि साहब एवरेज रिटर्न निकालो। अभी एवरेज रिटर्न डायरेक्टली तुम ऐसा करके निकालो, एवरेज इसका लेके, नहीं तो सर डायरेक्टली इधर ही निकाल ले लो ना, 82.51 डिवाइडेड बाई 5, सेम ही चीज बनने वाला है यार, ऐसा क्यों कर रही हो। तो एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो 82.51 डिवाइडेड बाई 5 कितना बनेगा, 82.51 डिवाइडेड बाई 5 16.50%, 16.5%, 16.5%। इजी, एकदम एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन हो गया, ये भी कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन ऑफ रियलाइज्ड एंड एवरेज रिटर्न दोनों का टाइटल दे देना इधर, रियलाइज्ड एंड एवरेज रिटर्न दोनों साथ में ही निकाल लिए। ठीक है, मुझे लगा था अलग से टाइटल देंगे बट जगह नहीं है, तो ठीक है ना, चलता है, परफेक्ट। नहीं तो आप लोग अलग से 3 नंबर का टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, एंड नीचे ये एक लाइन ही आने वाला है वैसे भी, समझे। तो ऐसा हो गया सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा मेरे साथ ही, आई होप, एंड आपका भी सही आया होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, चल अभी क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद डायरेक्टली मूव करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो मेरे साथ पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, बीच में के क्यों नहीं करे सर, 4 5 6, एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, समझे, कि जो सबसे कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाने के लिए कैसे वेटेज चाहिए, वो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं, उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो पढ़ेंगे तो तब वो क्वेश्चंस लेंगे। तीनों के तीनों क्वेश्चन 4 5 6 बैक टू बैक उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। 7 नंबर का आ जाना मेरे साथ डिस्कस। सर ये 7 नंबर का फिर बाद में कैसे, अरे भैया पढ़ो, कोई चिंता मत करो, चुपचाप से जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। पढ़ो मेरे साथ, एकदम ईजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग 2 इन्वेस्टमेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के 2 इन्वेस्टमेंट दिए, उसके रिटर्न भी दिया हमें, ठीक है, एंड उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है एक्सक्लूसिवली, अलग अलग से। एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, बोले पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं वो डिवाइड करा है 1/2 इन ईच, मतलब 0.5 का वेट है हर इसको, हर एक सिक्योरिटी को, इसका 0.5 का वेट आया, इसका 0.5 का आया, तो ये भी अलग से करना है एंड एक्सक्लूसिवली भी अलग से कैलकुलेशन करना है, ये ध्यान रखो। मतलब इंडिविजुअली भी ER निकालना है, ERA निकालना है, ERB निकालना है, उसके बाद में सिग्मा ए निकालना है, सिग्मा बी निकालना है, एंड फिर उसके बेसिस पे साहब वेटेज लेना है, ये वेट्स लेने हैं, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, एंड इस बेसिस पे साहब आपको है ना सिग्मा पी निकालना है। क्या निकालना है, अल्सो इफ टोटल इन्वेस्टर, तो आपको है ना ERP निकालना है एंड सिग्मा पी निकालना है। क्वेश्चन क्या क्या निकालना है समझ रहे हो क्या, ये सब चीजें कैलकुलेट करी हुई है, ये भी निकाल चुके हैं हम लोग। इंडिविजुअली कैसे निकालते हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो फ्यूचर डेटा, तो फ्यूचर डेटा का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे वे, एकदम इजी। तो फ्यूचर डेटा है, तो फ्यूचर डेटा के बेसिस पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करोगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो वेटेड एवरेज मिलेगा, वेटेड एवरेज मिलेगा तो ERA ERB मिल जाएगा, सही है। फॉर्मूला लगाओगे दो सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे, याद है क्या, A² + B² + 2AB इंटू R, तो सिग्मा, अरे ये तो चलो ठीक है, ये इंडिविजुअली लेवल पे निकाल लोगे ना अब स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं तो बोल रहा हूँ इसके बेसिस पे पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, समझे क्या, पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करना है तो तब कैसा करेंगे, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ये इंडिविजुअली तो काफी इजी है, x - x बार ब्रैकेट स्क्वायर, सही है, x - x बार ब्रैकेट स्क्वायर, एंड इसका सर आप लोग क्या करोगे, डिवाइडेड बाई n करके स्क्वायर रूट लोगे, तो इन दैट केस आपका क्या मिल जाएगा, SD मिल जाएगा, SD ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, SD ऑफ सिक्योरिटी मिल गया। उसके बाद में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डायरेक्टली वेटेड एवरेज ले लोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी डायरेक्टली वेटेड एवरेज ले लोगे, एंड डायरेक्टली वेटेड एवरेज लेने के बाद रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए कैलकुलेशन कर लोगे। SD ऑफ पोर्टफोलियो कैसा निकालोगे आप लोग, SD ऑफ पोर्टफोलियो कैसा निकालेंगे, कि आप लोग है ना यहाँ पे सर, बट हमें तो कोरिलेशन नहीं दिया, तो कोरिलेशन नहीं दिया ना, तो आप लोग वो फॉर्मूला यूज मत करो, आप लोग क्या करो, फॉर्मूला मत यूज करो, आप लोग है ना इंडिविजुअली हर एक सिनारियो में 0.5 करके वेटेज निकालो एंड पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो, ये प्रोबेबिलिटी पे कितना बनेगा, तो आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा वैसे, एंड फिर उसका x बार लेके, उसका x बार जो आया वो पोर्टफोलियो का रिटर्न जो आया वो x बार, और इसका वैल्यूएशन, इसका वैल्यू जो आएगा वेटेड एवरेज वाला, ये x लेके x - x बार ऐसे कैलकुलेट करना, तो SD ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो जैसे सिक्योरिटी का करते हैं वैसा सिर्फ पोर्टफोलियो को कन्वर्ट करके कर लेना विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, समझे, तो वो चीज भी बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आप लोगों ने ना होमवर्क लो, होमवर्क माने क्लास वर्क ही ले लो, है ना, आप लोग अभी पॉज करो वीडियो को, इन्हें सॉल्व करो, ठीक है। मैं बहुत इज्जत में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा क्वेश्चन चला गया,
आपके चक्कर में। रुको, फ्लैटन करना पड़ेगा। यस, अभी नहीं जाएगा। ये कर लो आप लोग, चलो फटाफट कर रहे हो क्या? जिसका भी हो गया, जो पॉज करके करा था कैलकुलेशन, गाइस हो गया हो तो फटाफट आगे ले लो आप लोग। ए का परसेंटेज, बी का परसेंटेज दिया है, रिसेशन, स्टेबल, एक्सपांशन, प्रोबेबिलिटी दिया है, तो इजी कैलकुलेशन होने वाला है काफी। तो आंसर आंसर सबसे पहले हमारा आंसर में क्या बनेगा, इन दोनों का साथ में निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, एक टेबल में बनाते हैं मस्त बढ़िया से। हम देखते हैं इकोनॉमी, हम लेते हैं इकोनॉमी प्रोबेबिलिटी, टेबल बनाते हैं। सब चीज़ें एक ही साथ ले लेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में पी ले लेते हैं, देन रिटर्न ऑफ ए, तो मतलब आर ए लिए, ठीक है। आर ए लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ये करेंगे पी इंटू आर ए, ये एक कॉलम बन गया। तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आर ए बार, मतलब मीन ऑफ आर ए, मीन ऑफ आर ए, समझे क्या? तो ये हुआ, देन आर बी ले लेंगे, देन पी इंटू आर बी कर लेंगे तो मीन ऑफ आर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर ए माइनस आर ए बार ब्रैकेट स्क्वायर, आर ए माइनस आर ए बार जो आया हमारा ब्रैकेट स्क्वायर, एंड आर बी माइनस आर बी बार ब्रैकेट स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, समझे क्या? तो इसका जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाई एन कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा वराइजेंस, एंड फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो इतने कॉलम ही सफिशिएंट है हम लोगों को। चल करो फटाफट से। इकोनॉमी 3 लेवल का है, इकोनॉमी यहाँ पे रिसेशन, स्टेबल एंड एक्सपांशन, रिसेशन, स्टेबल एंड एक्सपांशन। प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3। आर ए कितना दिया, 12, 15, 20 परसेंटेज में है, भूलना मत कभी भी। 12%, 15%, 20%, 12, 15, 20। ठीक है, पी इंटू आर ए 2.4%, 7.5%, 6%। इसका टोटल करो, आर ए बार मिल जाएगा। आर ए बार, आर ए बार का टोटल कितना आया प्लीज बताना मुझे। 15.9 आ रहा है क्या, देख लेना। +6 + 2.4, 15.9%। नेक्स्ट आर बी 10, 16, 12, 10%, 16%, 12%, 10 इंटू 2%, 2%, 8%, 3.6%, तो 13.6% शुड बी योर आर बी बार, ठीक है। आर ए माइनस आर बी बार, 12 माइनस 15.9, सो कितना बनेगा, -3.9। -3.9 का स्क्वायर करो तो 15.21, 15.21 परसेंटेज, 15.21 परसेंटेज स्क्वायर। परसेंटेज स्क्वायर अगर बोल रहे हो तो परसेंटेज स्क्वायर बोलना, नहीं तो वहां पे परसेंटेज बोलोगे तो गलती हो जाएगा। 15 माइनस 15.9 मतलब 0.9 माइनस 0.9 ब्रैकेट स्क्वायर, 0.81 परसेंटेज स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद तो जाएगा ना सिंबल, क्या दिक्कत है। सो उसके बाद में 4.1 ब्रैकेट स्क्वायर, 16.81 परसेंटेज स्क्वायर। सबका टोटल ले लो, 15.21 + 0.81 + 16.81, 32.83 परसेंटेज स्क्वायर। सेम चीज आर बी माइनस आर बी स्क्वायर, आर बी बार, ब्रैकेट स्क्वायर। सो 2 - 13, 11.6
134.56 परसेंटेज स्क्वायर, 8 माइनस 13.6, नहीं सॉरी, मैं वही करा, गलती हो गई, मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से कैसे, ये आर भी लेना था, 10 माइनस 3.6 का ब्रैकेट स्क्वायर, 12.96 परसेंटेज स्क्वायर, 16 माइनस 3.6 माने 2.4, 5.76 परसेंटेज स्क्वायर, 1.6 इंटू इक्वल टू 2.56 परसेंटेज स्क्वायर। टोटल करो इसका, 12.96 प्लस 5.76 प्लस 2.56, 21.28 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, वरायंस मिला क्या अभी तक? नहीं, वरायंस ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर ए माइनस आर ए बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। फॉर्मूला लिखने की इच्छा नहीं, बट लिखना पड़ेगा, एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में विदाउट फॉर्मूला लिखे आंसर नहीं लिख पाओगे। 32.83 डिवाइडेड बाई, नहीं पी करना पड़ेगा ना रे, हम लोगों को और 2 कॉलम लेने चाहिए थे, इधर प्रोबेबिलिटी ना, सॉरी, तो अभी मुझे ना, हम लोगों को है ना 2 कॉलम लेने पड़ेंगे, 2 कॉलम लेने चाहिए थे, बट लिया तो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 कॉलम है ना, इन 2 कॉलम को नीचे ले लेता हूँ। आप लोगों के नोटबुक में जगह रहेगी, तो आपने ध्यान देना चाहिए था ये चीज़, अगर आपके ध्यान में आया वो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो आर ए माइनस यह आया है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला चीज़। ठीक है, उसके बाद में अगेन ये वाला भी पार्ट में इधर ले लेता हूँ, बिकॉज नीचे ले लेते हैं तो डबल कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, ठीक है क्या? आओ, कितना बढ़िया से करें ना हम लोग। इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, तो नीचे ले लेते हैं। बढ़िया, अमेजिंग, चलो मेरा तो हो गया काम साहब। इसको प्रोबेबिलिटी का भी एक कॉलम चाहिए था हमें, चलो लिख देता हूँ ये चीज़, इतना तो शॉर्टकट के काम का नहीं है। प्रोबेबिलिटी था ना रे, 0.2, 0.5, 0.3, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कॉलम में क्या बनेगा, P इंटू आर ए माइनस आर ए बार ब्रैकेट स्क्वायर। समझे, वैसा करना चाहिए था, इधर प्रोबेबिलिटी कर ले तो और इजी हो जाता, डायरेक्ट एक ही कॉलम में वहां पे प्रोबेबिलिटी ले लेना चाहिए था, पर चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी ले लिया नीचे तो क्या है ना, P इंटू, बट एग्जाम में आप लोग ये कॉलम के टाइम ध्यान में रख लेना चीज़ें। ठीक है, तो 0.2 इंटू 15.21, 0.2 इंटू 15.21, अभी मैं कॉपी पेस्ट करूँ क्या, डायरेक्ट मॉड्यूल से 3.04, उसके बाद में 0.41, ये सभी परसेंटेज स्क्वायर में आ रहा है, 5.04 परसेंटेज स्क्वायर, इसका टोटल बनेगा 8.49 परसेंटेज स्क्वायर। ये मेरा आया वरायंस, मतलब वरायंस ऑफ ए एंड वरायंस ऑफ बी। तो वैसे ही वरायंस ऑफ बी कितना बनता है, 2.59 परसेंटेज स्क्वायर, 2.88 परसेंटेज स्क्वायर, 0.77 परसेंटेज स्क्वायर, इसका टोटल आएगा 6.24 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे में एस डी ऑफ ए निकाल लो, एस डी ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.49, आपको यहां पर भी परसेंटेज स्क्वायर बताना तो बता दो, सिग्मा ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6.24 परसेंटेज स्क्वायर, 8.49 स्क्वायर रूट 2.91, 2.91%,
एंड नेक्स्ट आ जाएगा 2.50%। ठीक है, अप्रोक्स। तो ये बने मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न समझ गए आप लोगों को? पहला पहला आंसर इधर मिल गया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक। उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक्सक्लूसिविटी लेवल पे। समझा? एक्सक्लूसिवली हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया। अभी बोले टोटल इन्वेस्टमेंट अगर वन ऑफ करे तो फिर क्या होगा? तो फिर तो कुछ नहीं होगा साफ, फिर तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ पे मंजूर खुदा नहीं, जो मंजूर फाइनेंस होगा। देखिए, तो यहाँ पे ना 0.5 करना पड़ेगा एंड पोर्टफोलियो को लेना पड़ेगा साथ में। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहे हैं ना, इसको वेटेज देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको वेट देना पड़ेगा और इसको वेट देके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इजी कैलकुलेशन बनने वाला है। बस आप लोगों को है ना, मुझे यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, कुछ जगह नहीं मेरे पास सफिशिएंट। ठीक है, सो आई हैव एडेड वन पेज। किधर गई किधर गई किधर गई? हाँ, तो चल। सो अभी मुझे सेकंड निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ, ये पहला वाला कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का था। तो पहला मैं टाइटल दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एसडी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ठीक है, अभी सेकंड टाइटल, calculation of expected return and SD of the portfolio। SD of the portfolio, कॉलम बनाओ मेरे साथ, पोर्टफोलियो का SD निकालना है एंड ERB निकालना है। तो सबसे पहला चीज, इकोनॉमी कैसे एक्सपेक्टेड है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। उसके बाद में सर, इकोनॉमी कैसे एक्सपेक्टेड है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। उसके बाद में सर हम लोगों को रिटर्न लेना पड़ेगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। कैसे निकालेंगे? एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, प्रॉपर बोल दिया, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज वेटेज लेके, एंड ये एवरेज रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। तो इसको R नहीं तो छोड़ो, एवरेज रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, एवरेज रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी करें, ये छोटा करना पड़ेगा मुझे। एवरेज रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी करें तो इधर है ना थोड़ा इंडिकेशन ही दे देते हैं, R इंटू पी। ठीक है, तो R इंटू पी जो आएगा RP बना मेरा, सही है। तो ये RP से जो आएगा मेरा, ये आएगा R बार एंड देन R माइनस R बार। समझे? R माइनस R बार ब्रैकेट स्क्वायर ले लेते हैं एंड इंटू प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, P इंटू R माइनस R बार ब्रैकेट स्क्वायर, एंड इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी माई वेरिएंस। परफेक्ट। सो इस हिसाब से कैलकुलेशन आएगा, बाकी कुछ नहीं। तो इकोनॉमी तीन चीजों का है, रिसेशन, स्टेबल एंड एक्सपांशन था ना थर्ड वन, एक्सपांशन। कॉलम कैसे बनाए समझ रहे हैं कि आपको? पोर्टफोलियो ले रहे तो पोर्टफोलियो के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगा ना, एवरेज रिटर्न ले लूंगा 0.5 के हिसाब से। तो WA इज इक्वल टू 0.5, WB इज इक्वल टू 0.5। तो सर एवरेज रिटर्न में तो सिंपल एवरेज बनने वाला है मेरा, तो ये तो सिंपल एवरेज आ जाएगा 0.5 वेट होने की वजह से। समझे? तो अभी ये सिंपल एवरेज लेने के बाद अगर मैं बोलूँ इसको मैं प्रोबेबिलिटी करूँ तो मुझे एक ओवरऑल एवरेज मिल जाएगा, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यही तो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड ये एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएशन हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने वेरिएंस लिया एंड वेरिएंस का स्क्वायर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। समझे?
एंड प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डेटा है, सो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरेज लेने के लिए। प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3। अभी एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज लेना है, ध्यान रखना। एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लेना है तो ये देखो रिटर्न्स दिए, ए से कितना आएगा, बी से कितना आएगा, तो इसका एवरेज लो। 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 12 का 0.5 लो एंड 10 का 0.5 लो तो सिंपल एवरेज ही बनने वाला है। तो आइदर 12 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 0.5 ऐसे करना, नहीं तो फिर 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। सो 12 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 0.5। मैं थोड़ा जनरलिस्टिक लेवल से जा रहा हूं तो आपको ईजी हो जाएगा। जहां पे वेटेज कुछ अलग रहेंगे तो ये करना पड़ेगा। 12 इंटू 0.5, पहले ही इसका कैलकुलेशन बताऊंगा बस। कितना बनता है देखो, तो 6 प्लस 5 11, समझे। देन नेक्स्ट थिंग 12, 12 और ये हुआ 12 और 10 का हुआ, वैसे ही 7.5 प्लस 8 15.5, 15.5 एंड देन उसके बाद में 12 एंड ये तो 16, सही है। तो 10 प्लस 6 16, तो 15.5 प्लस 16 15.5। मैं डायरेक्ट ले लूँ क्या? 15 प्लस 16 तो 15.5%, 11% एंड इधर 16%। इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बन जाएगा 2.2%, 15.5, 7.5, 7.5, 15.5 इंटू 0.5, 7.75 एंड उसके बाद में 4.8। तो 7.75 प्लस 4.8 प्लस 2.2, 14.75%। आर माइनस आर बार स्क्वायर, आर मिला इधर एवरेज रिटर्न माइनस आर बार 11 माइनस 14.75 ब्रैकेट स्क्वायर 14.0625 इंटू प्रोबेबिलिटी कर लेना तुरंत 2.8125, 2.8125। सेम चीज नेक्स्ट 15.5 माइनस 14.75 इंटू इक्वल टू 0.5625 इंटू 0.5, 0.2813। नेक्स्ट 16 माइनस 14.75 इंटू इक्वल टू 1.5625 इंटू 0.3, 0.4687। लिखा नहीं जा रहा मेरे से। होल्ड करो प्लीज। यस, सो ये था मेरा 1.5625 और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं इंटू 0.3, 0.4687। तो लो चलो 2.8125 प्लस 0.2813 प्लस 0.4687, 3.5625। यहाँ पे 4688 क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऊपर 0.5 ऐड कर दिया था राउंड ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे 0.5 लेस कर दिया नेट इम्पैक्ट के लिए। छोटी सी बात है, बताना नहीं चाहता था बट चलो बोल दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया वरायंस। तो वरायंस आने के बाद एच डी ऑफ द पोर्टफोलियो, एच डी ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5625 परसेंटेज स्क्वायर, सही है क्या? तो 3.5625 का स्क्वायर रूट लो 1.8875, तो 1.8875 1.8। ओ माय गॉड, ये फिर से मिट गया क्या सब? सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए फटाफट से ना रिकैलकुलेट कर देता हूँ। 0.4688
ये कितना बना था 3.5626 ना, 3.5625 बना था शायद, हाँ। एस डी ऑफ द पोर्टफोलियो सिग्मा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. नहीं, ये मिट ही रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, ये आप लोग इतना कर लोगे क्या? पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ। मैं अभी डायरेक्ट मॉडल से कॉपी कर रहा हूँ। एच डी ऑफ पी इज इक्वल टू 3.5626 इज इक्वल टू 1.89%। 1.88 समथिंग आ रहा था, तो 1.89% ले लिया। ठीक है, सो इतना फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या हो रहा है बार बार इसको पता नहीं मुझे। ठीक है, आप लोग कर दो एच डी ऑफ पी, ये मैं बाद में रेक्टिफाई करके है ना डाल दूंगा फाइल में। ठीक है, तो 1.89% आएगा सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, सो ऐसा आपका कैलकुलेशन हो जाता है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, आई थिंक इलस्ट्रेशन 7 तक अभी रुक जाते हैं। आपको एक ना होमवर्क देता हूँ, कैलकुलेशन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो 8 वाला होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 8 ये वाला। ठीक है, बुक नहीं होगी तो फटाफट से पॉज करके क्लास वर्क कर लेना इसको, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 8th वाला। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द 9th वन, अगेन होमवर्क वेरी इजी, सिर्फ अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हैं वेटेज के, उस बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, रिस्क का फैक्टर निकालना है, रिस्क के हिसाब से कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ड है, रिटर्न के हिसाब से कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ड है वो निकालना है। तो उस हिसाब से आप लोग कर पाओगे एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी डन वन। सही है, तो एकदम इजी हो जाएगा ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका हो जाने वाला है आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये थोड़ा ट्राई करना, ये बस ट्राई करना, अगर हो गया तो ठीक है, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन के वे में, बाकी कुछ नहीं है। अगर हो गया तो ठीक है, बट 2 क्वेश्चंस तो मैंडेटरीली होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 8 एंड इलस्ट्रेशन 9। ठीक है, वेरी इजी दोज आर, जो ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है आप लोगों ने। इलस्ट्रेशन 7 में बस अभी फटाफट ये कर रहा हूँ, सिंस अभी वो काम कर रहा है तो ठीक है, मैं फटाफट से लिख देता हूँ 3.5626 ST of the portfolio 3.5626 1.89% and ERP is equal to R bar 14.75%। इधर का लिया बस मैंने फाइनल आंसर दिखाने के लिए, एग्जाम में भी दिखाना फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हमारे बन गए फाइनल आंसर। आई होप यू गाइस आर क्लियर। चल, तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 फिर से दिखा रहा हूँ, ये अभी के अभी प्लीज सॉल्व कर लो, इजी है, सिर्फ रिस्क निकालना है और वो फॉर्मूला यूज करके हमारा 2 सिक्योरिटीज वाला। सही है, तो सॉरी 3 सिक्योरिटीज है, तो 3 सिक्योरिटीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इजी, वेरी इजी, वी हैव ऑलरेडी डन अप विद दैट। सही है, यू कैन ऑल्सो यूज द मैट्रिक्स अप्रोच ओवर हियर, दोनों अल्टरनेटिव है, फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो सर मैट्रिक्स अप्रोच भी यूज करो। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि दोनों के दोनों कर लो अभी के लिए, बिकॉज पहला क्वेश्चन ही जो आप लोग करने वाले हो। सही है, तो दोनों कर लेना इलस्ट्रेशन 8 में। एंड इलस्ट्रेशन 9 वेरी इजी, रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये 2 होमवर्क कर लेना प्लीज, एंड ये 2 होमवर्क होने के बाद में 10 नंबर का ट्राई कर लेना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो सॉल्व करने वाले। ये दोनों क्वेश्चन पहले नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, 10 वाला सॉल्व करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइज, चलो, सो आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। अगर कोई दिक्कत होगी, शंका होगी, सवाल होगी तो प्लीज मुझे पूछ लेना, है ना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही आपके पास, एंड हर इस लेक्चर के इसमें यहाँ पे नीचे ये मूव होता रहता है। सही है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर तो मिलने ही वाला है। ठीक है, चलो गाइज, अच्छे से ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।